नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका मैथ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है टिग्नोमेट्री। और इसमें हम ऑलरेडी आपको 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम करा चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो जीरो अंश होता है उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस तरीके से निकाले जाते हैं। इससे पहले मैंने बात की थी आपके 60 यानी 60 अंश पर, फिर उससे पहले की थी 45 यानी 45 अंश पर, 30 अंश पर। इस तरीके से मैंने आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने सिखाए थे। जैसे कि अगर 30 की बात करी जाए तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है उसका रेशियो कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू उसका कितना रेशियो होता है। इस तरीके से ऐसे 45 ऐसे 60। अब हम बात करेंगे आज जीरो अंश पर। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सही से अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो जीरो अंश व 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ 0 एंड 90। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पर जीरो अंश के बारे में। ठीक है, तो जीरो अंश के त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल जीरो, इसका हम निकालना सीखेंगे। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो, फिगर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। तो हम पूरी आपको समझाएंगे किस तरीके से ये फिगर बनाया हुआ है, इस लैंग्वेज को पूरा आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्या बना हुआ है। तो इसको पहले भी मैंने समझाया था। इस तरीके से आपने जब हाई स्कूल की होगी तो आपने वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, जिसमें आपने कोऑर्डिनेट के बारे में जरूर से सुना होगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष होता है, यहाँ एक्स डैश अक्ष होता है, यहाँ वाई अक्ष होता है, यहाँ वाई डैश अक्ष होता है। बस इतना याद रखिए, बात खत्म। ठीक है, अब इसे इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद देख सकते हो कि ये मैं बता रहा हूँ, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये अगर नीचे आता तो ये वाई डैश अक्ष होता। ठीक है, अब इसी पर हमको यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, इसको समझाना है, इसको बनाना है। तो देखिए लिखा हुआ है, माना कि हमने कोण ए ओ पी बराबर थीटा माना। तो ए ओ पी को हम देख लेते हैं। तो ए ये रह गया आपका, ये ए है, ये आपका ओ है, और ये है आपका पी। तो इस तरीके से आपने भी एंगल बनाए होंगे, इस तरीके से एंगल बनाए हैं आपने। तो ए ओ पी हमने माना कि थीटा है। क्या माना हमने, यहाँ हमने ए मान लिया, यहाँ पे हमने ओ मान लिया, और यहाँ पर हमने पी मान लिया। तो ए ओ पी हमने मान लिया कि थीटा है। वह थीटा का अत्यंत छोटा कोण है, यानी बहुत ही छोटा कोण है थीटा। ठीक है, अब ओ को केंद्र व आर त्रिज्या लेकर के, तो ओ को यहाँ पर केंद्र मान लेंगे, और आर त्रिज्या लेकर के, यहाँ तक की जो त्रिज्या ली है वो हमने आर ली हुई है। ठीक है, यहाँ तक की हमने त्रिज्या कितनी ली हुई है, आर ली हुई है। यहाँ से पॉइंट ओ को मान लो, और यहाँ तक की आर की त्रिज्या ले ली है। त्रिज्या लेकर के हमको क्या करना है, एक हमको चाप लगाना है ईपी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये चाप लगा हुआ है। आप भी चाप लगाते थे, इस तरीके से चाप लगा देते थे। इस तरीके से चाप तो आपने पढ़ाई होगा, इस तरीके से चाप लगाते थे। तो वही यहाँ पर ये चाप लगा दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये चाप लगा हुआ है। अब इस चाप लगने से, ठीक है, एक पूरा चाप खींच दिया एपी। एपी, अब यहाँ पे एक और चीज बनानी है कि पीएम जो है, यानी ये आप देख सकते हो यहाँ से एक लंब डाल दिया है, और लंब ये किस पे पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो नीचे रेखा देखिए, तो यहाँ पे ओ ए रेखा है पूरी। तो यहाँ पे आपको मैं देखिए मैं समझाऊं, देखिए यहाँ पे ये लंब डाला है, ये लंब डाला है सीधा। तो ये जो लंब है, लंब यानी 90 अंश के एंगल में मारता है, इधर भी 90 इधर भी 90। तो ये यहाँ पे ओ ए, जो ओ ए आपको दिख रही है पूरी, इस पर पड़ा हुआ है। ओ और ए की दूरी यहाँ तक देखिए, तो ओ ए पर ये आपका लंब डाला गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पी एम, और इस तरीके से अगर डंडा ऊपर से आ रहा है और नीचे एक लाइन खींची हुई है तो ये लंब कहलाएगा। यानी कि ओ ए, ये आपके ओ ए रेखा पर लंब पड़ा हुआ है। तो ओ ए नीचे है और ये लंब पड़ा है ए पी वाला, मतलब पी एम वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे थीटा का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा, यानी देखिए अब जैसे कि आपने जब टोल टैक्स लगता था पहले, अभी भी लगता है टोल टैक्स, तो पहले क्या करते थे, पहले एक बम्बो को एक को फंसा लेते थे, उस पर एक बोरी में
रेत भर के टांग देते थे। और इसी तरीके से जैसे जैसे देखो ये सेम टू सेम बता रहा हूँ, जैसे इस तरीके से, और यहाँ पे एक बोरी टांग देते थे। अब यहाँ पे एक रस्सी बांध के रखते थे इसके ऊपर, ठीक है, रस्सी बांध के रखते थे और इस तरीके से इसको खींच लेते थे। इस तरीके से इसको क्या कर लेते, खींच लेते थे। तो खींच के इस तरीके से इसमें हम लगा देते, रोड को रोक देते थे। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट आपको पी दिख रहा है ना, इसको हम खींचते चले आएंगे, खींचते चले आएंगे, खींचते चले आएंगे, और खींचते 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 एक स्थिति यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे ला के रख देंगे इसको। तो ये जो थीटा बना हुआ है, ये जो थीटा का मान है, या देखिए ये जो स्पेस खुला हुआ है ना, यही यही तो बता रहा है कितने स्पेस में खुला हुआ है, ये थीटा कितना होगा। तो इस स्पेस को ये गायब कर देगा, ये स्पेस खत्म हो जाएगा पूरा। तो इसको खींच के ले आएंगे, खींच के ले आएंगे और इसके ऊपर लिटा देंगे, इस लाइन के ऊपर लिटा देंगे। जैसे एक लाइन तो लिटी हुई है पहले से ही, और ये जो दूसरी लाइन हम ला रहे हैं तो इसी के ऊपर वो भी लाइन लेट जाएगी। तो यानी कि ये जो आपको ओपी दिख रहा है, ये जो ओपी दिख रहा है, ये जब ओए के ऊपर लेट जाएगा, यानी ओपी जो है बराबर में ओए हो जाएगा, क्योंकि ये ओए के ऊपर लेट गया। देखिए ओपी ओए के ऊपर लेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक दूसरे के। ये समझिएगा ना किस तरीके से ये होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि हम इस तरीके से अग्रसर करेंगे कि ओपी और ओए के निकट पहुंचती जाएगी। जो ओपी है वो ओए के निकट में आएगी, यानी ओए जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसके निकट में आएगी, इसके ऊपर ही एक बार लेटेगी आगे, सीधी देखना आप ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पहुंचती जाएगी, वैसे वैसे थीटा का मान कम होता जाएगा। तो आपको बताया कि थीटा का जो वैल्यू है अभी ज्यादा है। अभी जैसे मैं कहूं कि ये मान लो कि हमने यहाँ पे मान लिया कि ये 45 अंश का है, तो अब हम अगर आगे ले जाते हैं तो ये एंगल बढ़ेगा, और अगर हम पीछे लेके आते हैं तो एंगल घटेगा। ये तो ऑब्वियसली बात, आप समझ सकते हो इसको, इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर आप ऊपर ले जाते हो तो अगर इस लाइन की बात करोगे तो 90 यहाँ पे खड़ा कर देगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप ऊपर की साइड पे इस तरीके से ले जाते हो तो ये बढ़ेगा, और नीचे की साइड पे लेके आओगे तो ये घटेगा, ठीक है। तो हम नीचे लेके आएंगे क्योंकि हमको क्या करना है, हमको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हमें थोड़ा तो करना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे से नीचे लेकर आएंगे तो ये जो थीटा है उसका मान कैसा होगा, ये आपका थीटा का मान कम होता चला आएगा। और अंत में जब क्या होगा कि थीटा जो है वो थीटा 0 अंश के बराबर हो जाएगा, 0 अंश के बराबर, क्योंकि ये मिल जाएगा धरती पे। जैसे इस तरीके से लेटा हुआ है और दूसरी लाइन आकर इसी के ऊपर लेट जाए, इसी के ऊपर लेट जाए तो क्या करेगी, 0 ही तो अंश बना लेगी। यहाँ पे कोई अंश बनेगा क्या, नहीं बनेगा कुछ भी। यहाँ पे इसकी ये इस इन दोनों के बीच में क्या अंश बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना देगी, 0 अंश का बना देगी। तो यहाँ पर अब क्या कंडीशन बन जाएगी, जो ओपी होगा, यानी ओपी जो होगा, ये जहां से ओ और ये पी, यानी ये जो रेखा होगी ये पूरी रेखा बराबर में हो जाएगी ओए के, क्योंकि ये आकर इसके ऊपर लेट गई है। तो ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा तो 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि थीटा तो गायब ही हो गया, यहाँ से रहा ही नहीं थीटा, तो 0 अंश हो गया। और बराबर में ये क्या थी, आर। क्यों आर थी, क्योंकि ये देखिए दूरी आर आपकी लिखी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओपी बराबर ओए बराबर में आर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लेट गई है तो पूरा ओवरलैप इसको कर गई है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब 0 अंश का हमारा एंगल बन गया, ठीक है। अब आगे के यहाँ पे प्रोसेस समझते हैं। देखिए हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सावधानी समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम बराबर 0, पीएम बराबर में 0 हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पी और एम इनकी बात करी जाए तो ये जो पूरी लाइन थी इसकी कुछ लेंथ थी पहले, अब ये लेंथ यहाँ से गायब हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ये जो डंडा है, यानी ये जो लाइन है, इसे हमने खींच के तो इसके ऊपर लिटा दिया ना। जब लिटा दिया तो ये दूरी तो गायब हो गई ना, अब ये दूरी तो रही नहीं कतई, ये तो खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो ओ पी है ये तो इसके ऊपर लेट कर आ गई है, लेट गई आगे। तो अब ये जो दूरी थी पीएम वाली तो खत्म हो गई है, और जो खत्म हो गई है तो यानी पीएम 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पीएम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे ओ एम और ओ ए बराबर में आर लिखा हुआ है, तो ओ एम देखिए, तो ओ से एम तक की दूरी और ओ से ए तक की दूरी ये क्या हो गई है, ये एक तरह से आपस में बराबर हो गई हैं, क्योंकि इसमें भी अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि आर तो ऊपर इसके लेटी चुकी है। तो यहाँ पे ये पूरी क्या हो जाएगी, इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, इसे भी हम आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो थीटा है, जो थीटा है वो चेंज हो गया है, थीटा चेंज हो गया है 0 अंश में। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, थीटा चेंज हो गया 0 अंश में। यहाँ पे जो ओपी है वो ओए में चेंज हो गई है। तो ओपी कैसे ओए में चेंज हो गई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ओपी थी अब जब ओए के ऊपर लेट गई तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि ओपी चेंज हुआ ओए में,
ओ ए में चेंज हो गया ओपी, ठीक है, इसका मतलब हो गया चेंज हो गया ये, तो ओपी ओ ए में चेंज हो गई है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे जो पीएम है, पीएम तो आपका जीरो हो ही गया, उसे हटाइए। यहाँ पे ओपी ओ ए, जो ओ एम है ओ ए हो गई है, फिर से लिख दिया, और जो ओ एम है उसे हमने लिख दिया क्या, ओ एम को, यानी जो ओ एम है इसे हमने लिख दिया कि ये हो गई है ओ ए, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर ही आके लेट गई है, तो ओ ए हो गई है, ठीक है। अब इनके मान निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएंगे, सबके निकल जाएंगे। अब यहाँ पे एक ही ये याद रख लीजिए, ये आपका पूरा ट्रायंगल हो गया, इसमें आप देख सकते हो ये आर है आपकी, ये ओ है, ये आपका पी है, ये आपकी एम है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे साइन जीरो, साइन जीरो का मान निकालोगे तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा हमारा कितना है, जीरो अंश है, तो जीरो अंश के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो अंश के इसके सामने वाला एंगल जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा, यानी तो यहाँ पे जो पीएम होगा वो लंब होगा, पीएम लंब हो गया ना, ये वाली भुजा लंब हो गई आपकी, पीएम लंब हो गया, जो कर्ण होगा वो तो इसके है ही इधर की साइड पे, ये कर्ण आपका हो गया, तो कर्ण हो गया आपका ओपी। तो बराबर में क्या लिखोगे, तो जब पीएम है, पीएम आपका जीरो हो गया था, क्योंकि ये जो पीएम था इसे जीरो कर दिया था हमने, तो ये जीरो हो गया, और बट्टे में यहाँ पे ये जो आर है तो आर है, और जब जीरो में कोई नंबर भाग लगाता है तो वो जीरो रह जाता है, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी का जब कोसेक करोगे तो ये उल्टा होता है, तो यानी कि इसे आर बट्टे जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, या फिर इंडिविजुअल तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोसेक, कोसेक जीरो का वैल्यू कितना रहेगा, तो कोसेक जीरो रहेगा, यानी कर्ण, तो कर्ण ओपी है ये, तो ओ और पी कर्ण लगा लो। उसके बाद यहाँ पे पीएम है वो लंब है, तो ओपी जो वैल्यू है, ओपी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी है, आर है, और यहाँ पे जो पीएम है वो जीरो हो चुकी थी हमारी, जब हम इसके ऊपर लिटा दिया आगे, तो अब ये हो गया कितना, ये जब जीरो इसमें भाग लगाएगा तो ये इनफाइनाइट बनाएगा, यानी ये अपरिभाषित होगा, इसे परिभाषित हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसी प्रकार से सभी एंगल्स आपके निकाल लिए जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी इसमें। देख लेते हैं आगे भी, देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है कोसेक वाला, तो यहाँ पे देख लो लिख देते हैं, आर है, ये आपका ओ है, ये पी है, ये आपका एम है। यहाँ पे जो एंगल बना है वो जीरो अंश का बना हुआ है, ठीक है, जीरो अंश का बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक जीरो की वैल्यू, तो कॉस जीरो की वैल्यू, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कॉस के लिए इस जीरो अंश के लिए ये तो इधर का लंब होगा, ये आधार होगा, यानी जो ओ एम है वो तो आधार हो गया, और जो कर्ण है वो ओपी चलेगा, कर्ण तो ओपी चलेगा ही। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो ओ एम की वैल्यू है, ये ओ एम की वैल्यू, ये क्या है, तो ये वैल्यू भी आप आर लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ये क्या कहा था आपसे, हमने जब इसको ये बैरियर को यहाँ से उठा के इसके ऊपर लिटाया, तो ये जो दूरी थी आर वाली, ये जब इसके ऊपर लेट गई तो ये भी तो आर हो गई, तो इसे ओ एम को भी आर लिख सकते हो, और यहाँ पर ये तो आर है ही ऑलरेडी ओपी, तो आर से आर कट गया तो आपका कितना हो जाएगा, वन, यानी कॉस जीरो की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, कितनी, वन हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब इसमें सेक की निकालोगे तो सेक की भी वन रहेगी, क्यों रहेगी सेक की वन, तो देख लीजिए, इसको सेक की भी बता देता हूँ। देखिए ये आर है, ये आपका ओ है, ये पी है, और यहाँ पर आपका एम माना हुआ है, ये जीरो अंश का है, जीरो अंश, ठीक है। तो यहाँ पे सेक है, तो सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण क्या है, ओपी कर्ण है, तो यहाँ पे देख सकते हो ओ और पी ए का है आपका कर्ण है, और यहाँ ओ एम जो है वो आपका आधार है, ओ एम वाला, ये ओ एम वाला आधार है। तो यहाँ पे आर बट्टे आर, यानी जो ओपी की वैल्यू है वो आर है, और ओ एम की वैल्यू क्यों आर हो गई थी, क्योंकि इसके ऊपर ये ओवरलैप कर गई थी, इसलिए इसे भी हम आर लिख सकते हैं, तो इसका ये वैल्यू कितना जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे टेन का किस तरीके से निकालोगे, तो टेन का भी बता देता हूँ, ठीक है, टेन का भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये आपका पूरा त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका O है, यहाँ आपका M है, ये आपका थीटा जीरो अंश का है, और यहाँ पे आपका R लिखा हुआ है, ठीक है। अब टेन जीरो अंश, तो टेन के लिए यानी लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब हो गया PM, PM हो गया लंब, ठीक है, और आधार क्या हो गया, तो OM आधार हो गया, ये वाला इसका आधार हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो PM तो कितनी वैल्यू है, PM को हमने जीरो कर दिया था, क्योंकि ये PM खड़ी हुई लाइन थी, और इसको जब उठा के इसको सभी मिटा दिया था, और यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया था, तो PM की वैल्यू तो जीरो हो गई थी ना, तो जीरो बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा OM का वैल्यू कितना, R, तो ये तो R मान ही सकते, क्योंकि ये जो लाइन थी इसके ऊपर लिटा दी थी, तो ये R के बराबर हो गई थी। तो जब जीरो में R भाग लगाएगा तो जीरो बच जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका उल्टा करोगे आप,
तो उल्टा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर बट्टा जीरो। तो जब यहाँ पे जीरो आर में भाग लगाएगा तो इनफाइनाइट बनेगा, यानी अपरिभाषित बनाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित होगा। आशा करते हैं ये आपको जरूर से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत आसान करने का प्रयास किया, इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो आपका 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे में इतने ये डेरिवेशन करने के लिए आपको नहीं देगा, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़े। नॉर्मल से क्वेश्चंस आपके इसके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, ओके। तो मेरा समझाने का कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है फिर भी अच्छा है, नहीं आ रहा है फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, केवल इनकी वैल्यूज से याद करनी है। उनको मैं आपको साड़ी में समझा दूंगा किस तरीके से आप साड़ी से याद कर पाओगे, ओके। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में हम 90s के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।